आज का टॉपिक है कि गॉडलेस वर्ल्ड या नीड फॉर गॉड के हम दोनों के आर्गुमेंट्स देखेंगे कि जो साइड कहती है कि खुदा की ज़रूरत नहीं है और फिर जाहिर है कि हम वो कहते हैं कि नहीं, खुदा की ज़रूरत है, खुदा के बगैर ज़िंदगी कितनी डिप्रेसिंग होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड पता लगे कि इस सोसाइटी तक हम पहुंचे कैसे। ये जो हाइपर मटीरियलिस्टिक सोसाइटी बन चुकी है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिन पिलर्स पे खड़ी हुई है वो कैसे, हाउ कम इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी तक जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो चंद एक स्टेजेस से गुजरी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले स्टोन एज के बाद ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आई, आयरन एज के बाद एग्रीकल्चरल एज आई। ठीक है, ये सारी हर एज के कुछ औसाफ हैं, वो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एज आई। इंडस्ट्रियल एज जो है वो 18वीं सदी से शुरू हुई और उसके बाद इंडस्ट्रियल एज से भी नेक्स्ट लेवल जो एज है वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसका इस वक्त हम जो है वो हिस्सा है। इससे भी जो नेक्स्ट लेवल अब एज आ रही है वो एआई की एज। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस की एज आने लगी है। तो हर एज के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने सोशल इश्यूज हैं और अपने अकायद और नजरियात हैं। वेस्ट की जहां तक बात है, चूंकि देखें ना, जो सिविलाइजेशन पावरफुल होती है उनकी यही कोशिश होती है कि सारे के सारे अपने अकायद पूरी दुनिया में फैलाए जाएं, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है ही। मुसलमानों के पास होगी, मुसलमान भी ये करेंगे, सीधी सी बात है, और करना चाहिए। तो वेस्ट ने एक स्ट्रगल देखी है और वो स्ट्रगल कब शुरू हुई? 15वीं सदी से। उस स्ट्रगल का नाम था रेनेसेंस। नाम सुना हुआ है? रेनेसेंस में एज ऑफ रीजन आई और रेनेसेंस, फिर उसके बाद रेनेसेंस एक्चुअली लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत से इज़म और स्किज़म्स खड़े हुए और इसी के दौरान बीच में कार्ल मैक्स का वो पूरा कम्युनिज्म भी आया। ठीक है, और इसी के बीच में मैक्स वेबर का पूरा वो एक मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट भी आया। इसी में हर्बर्ट स्पेंसर के कॉन्सेप्ट्स है जो सोशोलॉजिस्ट था। इसी के दौरान जो है वो चार्ल्स डार्विन, उसने अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पेश की। ठीक है ना, और उसने जो है नेचुरल सिलेक्शन का पूरा आइडिया पेश किया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट ऑल बिगेन इन 15th सेंचुरी विद रेनेसेंस। रेनेसेंस में एज ऑफ रीजन जब स्टार्ट हुई तो रेनेसेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज बेसिकली मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी 16वीं सदी में। मॉडर्निटी के बाद 17वीं सदी को एज ऑफ रीजन कहा गया, जिसमें बहुत से फिलोसफर्स आए, वेस्टर्न फिलोसफर, बहुत से सोशोलॉजिस्ट खड़े हुए, साइंटिस्ट खड़े हुए, बायोलॉजिस्ट खड़े हुए और उन्होंने अपने अपने व्यूज़ देना शुरू किए और साइकोलॉजी भी एक एज ए फील्ड क्रिएट होना शुरू हुई। उसके बाद 18वीं सदी एनलाइटनमेंट कहलाती है। अगर आप एनलाइटन, मॉडरेशन बहुत एक लफ्ज़ बोला जाता है ना, तो एनलाइटनमेंट अलग से आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके कि एनलाइटनमेंट थी क्या। इसमें पोइट्स बहुत एक्टिव थे, वेस्टर्न पोइट्स। इसमें फिर एथिज्म भी एक्टिव हुआ। ठीक है, इसमें सेकुलरिज्म बहुत एक्टिव हुआ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म में लिबरलिज्म है, इसमें फिफ्थ वे फेमिनिज्म है, ठीक है ना, इसमें मॉरल रिलेटिविज्म है, इसमें ह्यूमनिज्म है। ये सब इज़म्स और स्किज़म्स हमें पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ढके छुपे अंदाज में हो सकता है आप किसी इज़म और स्किज़म के कायल हो और आपको पता भी ना लगे। ठीक है, और सेल्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह। सेल्वेशन के लिए अगर थोड़ा सा भी ला इलाहा इल्लल्लाह में कुछ खलल आया तो पूरी लाइफ की फ़िलॉसफी बिगड़ जाती है। इसलिए हम शुरू इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से करेंगे कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो ये सारे इज़म्स और स्किज़म्स सिर्फ जो है ना थ्योरीज नहीं है, ये इटसेल्फ रिलीजन्स हैं। ये मत समझें कि ये इनोसेंट सी आइडियोलॉजीज़ हैं और बस चंद एक थ्योरीज हैं, नहीं। दे कैरी मीनिंग्स, पूरा इनका एक कल्चर है, इनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है एक एक थ्योरी की, इकोनॉमिक फ़िलॉसफी है एक एक थ्योरी की। इन पूरी थ्योरीज का एक ओवरऑल कल्चर है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पे थोपा जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो चंद एक इज़म्स और स्किज़म्स क्या हैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। आपने मुझे बताना है आपने नाम सुने हुए कि नहीं। नेचुरलिज्म का नाम आपने सुना? ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। मॉरल रिलेटिविज्म कभी सुना है किसी ने? जो इस वक्त बहुत एक्टिव है। ठीक है, मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में, मीडिया भी इन्फ्लुएंस होता है ज़ाहिर है इन इज़म्स और स्किज़म्स से, थ्योरीज से। कॉरपोरेट कल्चर इन्फ्लुएंस होता है। ओवरऑल जो ग्लोबल वैल्यूज़ बनती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो इन इज़म्स और स्किज़म्स के मुताबिक बनती हैं। ठीक है, अच्छा, डीइज़म सुना है कभी? डीइज़म, थीइज़म, एथीइज़म, ये तीन मेन फिलॉसफीज है ना।
डीस्ट होते हैं, फिर थीस्ट होते हैं और एथीस्ट होते हैं, और ह्यूमनिज्म। तो ये मैं आपको एक बहुत बेसिक इंट्रो करवाऊंगा ताकि आपको समझ में लग जाए। ये जो हमारे अकायद खराब हुए ये एकदम नहीं हुए हैं, इनके पीछे बहुत से कॉन्सेप्ट्स और इज़म्स और स्किज़म्स हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें देखें नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म ये स्कूल ऑफ थॉट है इन शॉर्ट बेसिकली कि नेचुरल फिनोमिना इज द ओनली रियलिटी, और ये रेनेसेंस के पीरियड पे मूवमेंट शुरू हुई थी। ठीक है, कि सुपर नेचुरल फिनोमिना इज नॉट अ रियलिटी। सुपर नेचुरल फिनोमिना में क्या आता है? एंजल्स, गैब, गैब की दुनिया ना। अल्लाह, जैसे अल्लाह ने तो कुरान में कहा ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली क्वालिटी ही उन लोगों की ये बताई जो गैब पर ईमान लाते हैं। ठीक है, तो नेचुरलिज्म की जो पूरी मूवमेंट है उसने तो गैब को उड़ा के रख दिया। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड के मुताबिक जो चीज़ साबित होगी, और साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप क्या होता है? एनीवन जी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है साइंटिफिक मेथड। तो हर वो चीज़ जो ऑब्जर्व नहीं हो सकती वो उस रियलिटी के उससे निकल गई। ठीक है, रियलिटी नहीं है वो चीज़। वो चीज़ एक ख्वाब हो सकता है, एक सुपरनेचुरल चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके कोई वजूद नहीं, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। और ये इन्होंने कहा कि हर चीज़ को इसी लेंस के साथ स्टडी किया जाएगा। नेचुरलिज्म से फिर आगे डार्विनिज्म, एथिज्म, वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमारे जो मेन साइंटिस्ट हैं वो नेचुरलिज्म के कायल हैं, जो टॉप के आप कह लें इस वक्त साइंटिस्ट हैं, या जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट हैं। टॉप के नहीं कहूँगा, मेन स्ट्रीम कहूँगा, क्योंकि मीडिया भी बहुत शातिर है ना, वो मेन स्ट्रीम करता ही उसे है जो नेचुरलिस्ट है, बाकियों को वो मेन स्ट्रीम करते भी नहीं है। ठीक है, उनके बाकायदा इस पर क्राइटेरियाज हैं। और आपके जो मेन मुफक्किरीन हैं इवन पाकिस्तान के, वो भी नेचुरलिज्म के कायल हैं। ओके, चाहे वो कोई शायर हो बहुत बड़ा, चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल हो, जो इंसान इस्लाम को पढ़े बगैर, ये याद रखें, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ेगा वो नेचुरलिज्म का ही कायल होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह की क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी यूथ को इस्लाम का बता दें और हम अपनी यूथ को एक तारुफ करवा दें इन फिलॉसफीज़ के बारे में, इज़म्स और स्किज़म्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद दीइज़्म। दीइज़्म जो है ये क्या बिलीफ है? ये है, इट इज़ अ बिलीफ इन गॉड। गॉड पे बिलीव करता है एक दीस्ट। और दीइज़्म कब चली थी? ये 17th सेंचुरी में चली थी, रेनेसेंस के बाद। और ये उस दौर के मॉडर्न लोग थे जो ज़रा थिंकर्स टाइप लोग थे, और उनके पास कुछ रीजंस भी थी दीस्ट होने की। जब उन्होंने बाइबल में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो रेसिस्ट हैं, ठीक है ना, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें देखी कि जो नॉन साइंटिफिक चीज़ें, और बाइबल में बहुत सी मिस्टेक्स हैं टू बी ऑनेस्ट। बल्कि गोरा, आपको पता है, कंफर्म जब बाइबल पढ़ता है तो वो एथियस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको हजम नहीं होती ये चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं बाइबल में। एनीवे, तो उन्होंने जब फिर पोप और चर्च के मजालिम भी देखे, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन भी होती देखी। ठीक है ना, पोप और चर्चेज ने बहुत मजालिम किए। किंगशिप होती थी वेस्ट में, और किंग पोप को अपने अंडर कर लेता था और पोप को ख़रीद के पोप से अपनी मर्जी के फतवे दिलवाता था। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली ऑल इन ऑल जो वेस्टर्न एक तारीख है। उसके रिएक्शन में, उसके नतीजे में ये मूवमेंट्स निकली हैं ज़्यादातर। ओके, फेमिनिज्म भी देख लेना, उसी के एक नतीजे में निकली है कि औरतों को वहाँ राइट्स मिले ही नहीं, ना वोटिंग का राइट मिला, ना उन्हें प्रॉपर्टी बनाने का राइट मिला, वगैरह वगैरह। तो दीइज़्म एक मूवमेंट खड़ी हुई, और दीस ने कहा कि हम खुदा को मानते हैं, लेकिन वो खुदा ज़रूरी नहीं कोई सुपर नेचुरल बीइंग हो, वो नेचर भी हो सकती है, वो खुदा यूनिवर्स भी हो सकता है, वो खुदा एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, और वो खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि जो कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन बींग्स को। वो खुदा है कि जिसने कायनात बनाई, क्रिएटर पे हम बिलीफ रखते हैं, कायनात बनाई, कायनात बना के छोड़ दी, यानी कि अब इंसानों के हाथ में है सब कुछ। तो ये दीइज़्म है। और दीस का जो पहला पिलर है, जैसे हमारा एक पिलर है ना, पहला पिलर क्या है? तौहीद। दूसरा पिलर, ठीक है, तीसरा पिलर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका पहला पिलर है ह्यूमैनिटी। ओके, तो ये जो नारा है ना, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, इज द बेस्ट रिलीजन, ये दीइज़्म का नारा है। ओके, हमारा इस पे काउंटर क्या है? हमारा इस पे काउंटर ये हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 दर्जे हैं, 70 शाखें हैं ईमान की। ठीक है, और उनमें से जो निचली तरीन शाख है वो ये है कि तुम रोड पे जा रहे हो और तुम्हें एक रकावट नजर आई, या एक वो जो है ट्री की ब्रांच पड़ी नजर आई, उसको साइड पे कर। ये उसका लोएस्ट तकाजा है ईमान का।
तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी लोएस्ट तकाजा है ईमान का। आप कहते हैं ह्यूमैनिटी तो पीक है रिलीजन की, हम कहते हैं तो लोएस्ट तकाजा है। मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है। और इसी हदीस में आता है कि ईमान की जो हाईएस्ट शाख है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को जान लेना। और अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, नॉन मुस्लिम है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नेकी क्या है कि मैं उसके साथ दोस्ती लगाऊं, उसको अखलाकियात सिखा दूं, ठीक है ना, और उसको कोई फ़ायदा पहुंचा दूं दुनियावी, उसको कोई जॉब लगवा दूं, या उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं उससे उसकी बिछड़ी हुई माँ से मिलवा दूं। क्या ख्याल है? व्हाट इज़ मोर बेटर? ऑब्वियसली तो खालिक बिल्कुल इसी तरह, अल्लाह वो तो खालिक है ना, उसका माँ से भी बढ़ के। तो मेरी पहली जिम्मेदारी क्या है कि मैं उसको खालिक का तारुफ करवाऊं, क्योंकि मुझे खालिक का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हम इस नीयत से, ये हमारा बेसिक रीज़न है दावत देने की, और नबवी तरीका है कि लोगों को तारुफ कराओ हु इज़ अल्लाह और उनके खालिक से मिलवाओ, ठीक है जी। तो दीज हम बेसिकली, इनके जो पहला पिलर है वो ह्यूमैनिटी है। एंड दे से कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज़ टू डू गुड फॉर अदर्स। और इस सोच के आपको बहुत बड़ा लिखा तबका हमारी सोसाइटी में मिलेगा जो कहते हैं नमाज वगैरह तो कोई फ़र्ज फुर्ज नहीं है, बातें हैं मौलवियों की बनाई हुई, ठीक है ना। असल में दीन है लोगों की खिदमत करना, बस खिदमत खल्क करना, और हुकूकुल इबाद, बस दैट्स इट, ये दीन है। तो ये आधा दीन है, ठीक है। और ये उन क्लियर कट कुरानी आयात का इनकार है जहाँ पे नमाज को फ़र्ज करार दिया गया या नमाज के बारे में पनिशमेंट्स भी बताई गई जो छोड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो दीज़म इज़ नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ अ मुस्लिम शुड बी। लेकिन दीस्ट आपको बहुत नज़र आएंगे इस सोसाइटी में, गोरों में तो बहुत ही नज़र आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी मेजॉरिटी आप कह लें जो इवन हाई पोस्ट पे हों मे बी लोग, उन्हें आ जाके दीस्ट ही बनना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दीज़म का नारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ह्यूमैनिटी इज़ एवरीथिंग। तो हमें भी स्मार्टली खेल के ये समझाना चाहिए कि इस्लाम में ह्यूमैनिटी बेसिक है, 1 क्लास है, उसके बाद बहुत कुछ आता है। ह्यूमैनिटी से आगे की बहुत सी बातें हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे ऊपर की जो है वो शाख है कि खालिक को जान लेना। ओके, उसके बाद थीइज्म जो है ये बिलीफ इन गॉड, और मुसलमान थीस्ट है। थीस्ट जो है वो रेवलेशन से लेते हैं इंस्ट्रक्शन, दीस्ट जो है वो नेचुरल फिनोमिना से लेंगे या साइंटिफिक रीजनिंग से लेंगे या ऑब्जर्वेशन से लेंगे या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से लेंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? ये इंसानों की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जो ट्रांसफर होती है थ्रू जीन्स, और लोग खुद ही ये रियलाइज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो दीस के जो वो उनके मुताबिक जो बिलीव्स हैं वो रेवलेशन नहीं है कि रेवलेशन पे हम रिलाई नहीं करेंगे, हम रिलाई करेंगे ह्यूमन अकल पे, रैशनैलिटी पे, नेचुरल फिनोमिना पे, यानी नेचुरलिज्म एक हद तक, और जाहिर है कि ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपीरियंसेस हैं और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। थीस्ट और दीस्ट में फ़र्क ये है कि थीस्ट जो है वो वही के कायल है, समझ रहे हैं, जैसे क्रिश्चियंस थीस्ट हैं क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो बाइबल को रेवलेशन समझते हैं, और मुसलमान भी थीस्ट है और जीव भी थीस्ट है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। और इसके बाद आप आ जाएँ तो एथिज्म है, वो आपके सामने है कि बेसिकली एथिज्म क्या होता है। एथिज्म खुदा का इनकार है सीधा सीधा, और एथिज्म के करीब करीब एग्नोस्टिसिज्म है। एग्नोस्टिक होते हैं जो कहते हैं कि खुदा होगा या नहीं होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मे बी हो मे बी ना हो बट आई डोंट केयर, ठीक है, ये एग्नोस्टिक है। या वो कहे मैं बीच में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही खुदा है कि नहीं है। तो ये बड़ी थिन लाइन है आपस में दीज़म की और जो एग्नोस्टिसिज्म है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। इसीलिए देखें कितना ज़रूरी है इस्लाम को ऑल इन ऑल पढ़ना, वरना हो सकता है आपको अपेरेंटली कोई बंदा इस्लामिक स्पीकर हो लेकिन अंदर से दीस्ट हो सकता है ना, दीज़म का कायल हो, और आपको ऐसी ऐसी बातें पता लग रही हों कि असल में तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप ह्यूमैनिटी के काम आना है, बस दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, दीन है ही ये सारा का सारा। हम भी कहते हैं दीन में मेन मकसद डेफिनेटली लोगों के काम आना है, इट इज़ अ वेरी 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 ह्यूज पोर्शन ऑफ आवर दीन, और डेफिनेटली कैरेक्टर बिल्डिंग है, डेफिनेटली निखारना है सोसाइटी को। लेकिन यू कांट से कि रेवलेशन की ज़रूरत नहीं है, या यू कांट से कि वर्शिप की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह के बारे में आप जो है वो अजीबो गरीब बातें करें, तो ये हमारा इख्तिलाफ है। और लास्टली ह्यूमनिज़म,
ह्यूमनिज्म बेसिकली 19वीं सदी की एक फिलॉसफी है, और ह्यूमनिज्म के मुताबिक इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, इट इज एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन रीजन and common humanity, recognizing that moral values are properly founded on human nature and experiences alone. यानी जो morality है वो subjective है, objective नहीं है। ये subjective और objective की डिबेट क्या है? subjective चीज़ वो होती है जो वक्त के साथ चेंज हो सकती है और जिसकी कोई authentic as such source नहीं है, और हर बंदे के मुताबिक वो different definition रखेगी, उसको कहते हैं subjective। ऑब्जेक्टिव चीज होती है कि रिगार्डलेस ऑफ पर्सन, वो चीज किसी सोर्स से डिफाइंड है ऑलरेडी, रिगार्डलेस वो बंदा गोरा है, काला है, अरबी है, अजमी है, यूरोपियन है, कोई भी है, उस पर वही चीज अप्लाई होगी, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सोर्स। तो वही और इस्लाम ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है, ठीक है। जब इस्लाम में औरत के लिए हिजाब है वो ऑब्जेक्टिव सोर्स से आ रहा है, वो कुरान की सूरह नूर से और सूरह अज़ाब से आ रहा है, और वो चेंज नहीं होने वाला। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हिजाब नहीं होना चाहिए, या कोई ये नहीं कह सकता मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नमाज की खैर, कोई बात नहीं, ना भी पढ़ो तो खैर है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट्स ओके। तो हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। अब ये जो ह्यूमनिज्म है ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस अलोन विल डिसाइड थिंग्स, और इसी का ब्रेन चाइल्ड, इसी का आप कह लें काका, वो मॉरल रिलेटिविज्म है। मॉरल रिलेटिविज्म मोरालिटी की पूरी थ्योरी है, वो ये है कि मोरालिटी रिलेटिव है, हर बंदे के लिए सही और गलत की डेफिनेशन डिफरेंट है, यानी जियो और जीने दो, इन शॉर्ट ये फिलॉसफी है, ठीक है। यानी माइंड योर ओन बिजनेस, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बंदे को खुशी लेस्बियन बनने में मिल रही है तो सो बेट, किसी को गे बनने से मिल रही है सो बेट, किसी को जो है वो खुशी अपने आप को लिटरली हार्म करके मिलती है सो बेट। अब तो नेक्स्ट लेवल जो है वो उस पर बात जा रही है ना, जो पीडोफीलिया है, पीडोफीलिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई हैं, और आपके नेटफ्लिक्स में बहुत सबलिमिनली पीडोफीलिया के मैसेज दिए जा रहे हैं और आपकी एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। इस पर कभी रिसर्च कीजिएगा। इसी तरह कोई कह सकता है जी नेक्रोफीलिया, मुझे तो मज़ा आता है लाशों के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्ट्स करके, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना, और ऐसे लोग मौजूद हैं वेस्ट में। तो वो हर ग्रुप फिर कहेगा कि चूँकि हमने एज ए ग्रुप ये डिसाइड कर लिया हमारे लिए बेहतर है तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो यही तो हो रहा है मॉरल रिलेटिविज्म में कि भाई तुम्हें ज़रूरत क्या है किसी को कुछ कहने की, जो जैसा सोचता है सोचने दो, जो जैसा बिलीफ रखता है उसको बिलीफ हो रखने दो। इंसेस्ट भी ठीक है, अगर एक तबका उठ के कहता है इंसेस्ट ठीक है, बहन भाइयों से एक सेक्सुअल ताल्लुक, तो इसमें क्या मसला है, एज लॉन्ग एज जो है वो प्रोटेक्शन इज़ यूज वगैरह वगैरह। तो ये मॉरल रिलेटिविज्म है एंड इट्स रियल। ये इस वक्त हमारे भी मेजॉरिटी जो यूथ के जहन साजी की जा रही है वो मॉरल रिलेटिविज्म की जहन साजी। तो कुरान तो कहता है कि ये दीन ए नबी हमने तुमने इसलिए दिया है ताकि ये गालिब आ जाए तमाम बाकी मज़ाहिब और दीन पे। कुरान ये तो नहीं कहता कि मिक्सअप हो जाओ, दूसरों में अमालगमेट हो जाओ, या ठीक है उनकी भी मान लो अपनी भी मनवा लो वगैरह वगैरह। 50-50 पे तो नहीं इस्लाम चलता है, ठीक है। इस्लाम इसीलिए तो चुभता है दुनिया को क्योंकि इस्लाम इज़ क्लियर। एंड्रयू टेट ने भी यही कहा था ना कि मुझे तो इस्लाम की बेस्ट बात ये लगी कि इस्लाम में नो कॉम्प्रोमाइज़, यानी इस्लाम क्लियर है कि भाई इस्लाम ही हक है, और कुरान का मैसेज भी क्लियर है कि कुरान ही हक है। अगर तुम नहीं समझते हक है तो इसके मुतबादिल कोई हक ला के दो, ये अल्लाह का चैलेंज है, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लियर टू अस। तो इसलिए ह्यूमनिज्म भी जो है वो आ जाके वही एथिज्म की प्रमोशन है, ह्यूमन वैल्यूज़ का वो नाम लेते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे सारी चीज़ें इन मूवमेंट्स में गलत हैं। इन मूवमेंट्स ने कुछ फ़ायदा भी दिया वेस्ट को, ठीक है। जो एक निज़ाम था पोप का, एक टायरेनिकल निज़ाम था चर्च का, किंगशिप का, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई इन लोगों ने, कुछ राइट्स की मूवमेंट्स भी चलाई। ये याद रखें कि दुनिया की हर मूवमेंट में कोई ना कोई अच्छी भी चीज़ भी होती है, लेकिन हमारा ये आर्गूमेंट है कि हम ऐसी चीज़ आपको देते हैं जिसमें हर चीज़ अच्छी है, ठीक है, और जो परफेक्ट है क्योंकि वो गॉड का विजडम है, और वो है इंशाल्लाह कुरान मजीद और इस्लाम। हमारा ये आर्गूमेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये चंद एक थ्योरीज का मैंने आपको रिविजिट कराया। दोबारा से बताता हूँ, सारी मूवमेंट शुरू हुई रेनेसेंस से, 15वीं सदी से, उसके बाद जो है मॉडर्निटी, उसके बाद जो है वो एज ऑफ रीज़न, और उसके बाद जो है वो एनलाइटनमेंट, ठीक है। और एनलाइटनमेंट के बाद फिर ये पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, और तब से गोरे जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन में लगे हैं, तब से।
कभी वो कोई इज़म आ जाता है, कभी फिर उस इज़म में कोई अपग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है, कुछ प्लस माइनस हो जाता है। तो देखें हम कितने लकी हैं सुभान अल्लाह कि मुसलमानों को एक ऐसी सोर्स दी गई है जिसमें अपग्रेडेशन की कोई गुंजाइश भी नहीं है, और जो क़यामत तक जो है वो एक ज़बरदस्त सोर्स है और वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हमें इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए। अब हम आते हैं इस बात पे कि खुदा की ज़रूरत क्या है। कोई आपसे कह सकता है कि खुदा के बगैर भी गुजारा हो सकता है, ठीक है, तो हम उससे पूछेंगे कि आपका क्या आर्गूमेंट है कि खुदा के बगैर गुजारा हो सकता है। तो मे बी वो सबसे पहली बात ये लाएं कि खुदा के वजूद का पहली तो बात कोई साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ नहीं है। इसके अलावा वो मे बी ये ला सकते हैं कि हम आपको ऐसी कंट्रीज़ दिखा सकते हैं जो खुदा के कॉन्सेप्ट के बगैर चल रही हैं और वो बहुत अच्छी चल रही हैं, और उसमें वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो है ना वो मिसाल दे सकते हैं। इसके अलावा मे बी वो ये कह सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि हमारे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक खुदा के बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और ये एम्बिगुअस बातें हैं, और इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग डाटा हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है कि क्या वाकई खुदा के बगैर जो आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारना अच्छी है, इसके बरक्स बहुत डाटा है। देखिए पहला डाटा उनका कि साइंटिफिक प्रूफ कोई नहीं है खुदा का। इस पे तो पूरी वर्कशॉप दी जा सकती है। इन शॉर्ट इसके मैं दो आंसर आपको बताता हूँ। देखें, साइंटिफिक प्रूफ ज़रूरी नहीं ऑब्जर्वेबल हो। साइंटिफिक प्रूफ जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग पे भी होता है, टेस्टिमनी पे भी होता है, ठीक है, ये साइंस के तरीके हैं। अब ब्लैक होल डिडक्टिव रीजनिंग से दरियाफ्त हुआ है ना। ब्लैक होल जो है वो किसी ने थ्योरी पेश की होगी, आइंस्टाइन ने पेश की, तो उस दौर के कोई साइंटिस्ट ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन पूरी कम्युनिटी ने ये तो नहीं कह दिया कि ये इम्पॉसिबल है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। उन्होंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि उसने पूरी डिडक्टिव रीजनिंग से एक मॉडल पेश किया कि ब्लैक होल कैन एग्जिस्ट। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में डिडक्टिव रीजनिंग कराता है इंसानों को, क्योंकि अल्लाह को देखना नामुमकिन है। अल्लाह के अब एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने अपने आप का तारुफ जैसे करवाया, अल्लाह को नहीं देखा जा सकता, इंसानी आंख है ही नहीं। तो अल्लाह ने लेकिन ये एक टेस्ट भी रखा है, गैब की दुनिया है, इसमें हमारा टेस्ट ऑफ फेथ भी है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग को टोटली डिनाई कर देना और कहना कि नहीं 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 हमें चीज़ दिखाओगे तो समझ आएगी, ये तो साइंस के उसूलों के खिलाफ। कितनी चीज़ें डिडक्टिव रीजनिंग से प्रूफ होती हैं या डिडक्टिव रीजनिंग की बेसिस पे खड़ी होती हैं। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था शुरू में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये उसका एक तजर्बा था, एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा बहुत प्रूफ दिया, उसमें पूरा क्वांटम मैकेनिक्स आगे जाके खड़ी हुई है, ठीक है ना। डिडक्टिव रीजनिंग कर करके वो पहुंच गए कि लेप्टॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रिनो भी हो सकता है, उनको फिर आइडेंटिफाई किया उन्होंने। तो साइंस डिडक्टिव रीजनिंग पे चलती है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा है ना कि देखो इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि ये गौर व फिक्र करो, जो पीपल ऑफ इंटेलेक्ट है उनके लिए साइंस ही साइंस है, डिड्यूस करो, और डिड्यूस हो रहा है। एथिज्म तो ख़त्म हो चुका है, मैं आपको बताऊं साइंटिफिकली स्पीकिंग। रिचर्ड डॉकिन का आप इंटरव्यू सुन सकते हैं रिसेंट पियर्स मॉर्गन के साथ, क्योंकि इस वक्त रिचर्ड डॉकिन्स जो है वो पीक का एथियस्ट है ना, और सैम हैरिस आ जाके, तो रिचर्ड डॉकिन्स का इंटरव्यू है पियर्स मॉर्गन के साथ गुड मॉर्निंग ब्रिटेन में। उसमें वो बाबा जी मतलब 86-87 साल उनकी उम्र हो गई है अब, चूँकि उन्हें कब्र नज़र आ रही है तो उनके छक्के छूटे हुए और वो उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और पियर्स मॉर्गन ने ऐसे ऐसे सवालात उनसे किए, उसके जवाब भी नहीं, और उनको मजबूरन कहना पड़ा है रिचर्ड डॉकिन्स को, जिन्होंने किताब लिखी थी गॉड डिल्यूजन, और कितने लोगों को उन्होंने अल्लाह माफ़ करे करप्ट किया है। तो हम तो अभी भी हिदायत की दुआ करते हैं, अल्लाह करे कलमा पढ़ लें। लेकिन ये कि वो उन्हें मानना पड़ा रिचर्ड डॉकिन को कि मैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन का इनकार नहीं कर रहा। तो पियर्स मॉर्गन ने वही कहा कि बस बात ख़त्म हो गई है। यही तो हम चाहते हैं आपसे कि अब आप सॉफ्ट हो गए हैं। उसने छेड़ा भी, उससे टॉन्ट भी किया कि अब आप ज़रा सॉफ्ट नहीं हो गए, पहले तो आप टोटली इनकार करते। उसने कहा कि नहीं, इंटेलिजेंट डिज़ाइन का हमने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन वो फिर नेक्स्ट लेवल अब साइंटिस्ट बात करते हो, कहते हैं कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन है लेकिन वो एलियंस हैं। उन एलियंस की एक लेबॉर्ट्री है, उस लेबॉर्ट्री में उन्होंने ह्यूमन बींग्स को बनाया था। तो ह्यूमन बींग्स उनका नतीजा है, उनका एक तजर्बा है, ठीक है ना। अब वो ये थ्योरीज आ रही हैं साइंटिस्ट की तरफ से, सो कॉल्ड साइंटिस्ट की तरफ से। तो बहरहाल मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि अब तो वो भी मान गए डिडक्टिव रीजनिंग। आप जेम्स वेब टेलीस्कोप की जाके ज़रा तस्वीरें तो देखें,
और आप बताएं कि ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं है तो क्या है। यानी वो हर चीज़ एक स्पीड के मुताबिक रिवॉल्व कर रही है, उसकी स्पीड मुकर्रर है, ठीक है, उसका पूरा एक्सेस मुतय्यन है और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं किसी सुपर नेचुरल पावर ने एक एक चीज़ को, हमारे सेल्स, हमारा डीएनए, मतलब इंसान से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ उठा लें आप, एटम से लेके छोटी से छोटी चीज़ उठा के बड़ी से बड़ी चीज़ उठा लें, हर चीज़ में इंटेलिजेंट डिज़ाइन। तो बाय चांस आपको पता है एक सेल को बाय चांस बनते हुए पता नहीं ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, एक सेल को बाय चांस, सिंगल सेल जिसे कहते हैं, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। हाउ कम एक डीएनए जो है वो बाय चांस बन गया, ठीक है। इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैंने चूंकि बेसिक बातें करनी है, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरी चीज़ है टेस्टिमनी। साइंटिफिक रेल्म में भी टेस्टिमनी की औकात है। कोर्ट में अभी तक टेस्टिमनी एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, उसमें साइंटिफिक प्रूफ कोई ऐड हो जाए तो इट एड्स मोर वेट। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज से 200 साल पहले एक बंदे को कोई उठ के कहे जी कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, उसकी माँ के सामने कह दे ये तुम्हारी माँ नहीं है। अब डीएनए टेस्ट तो है नहीं उस दौर में, ठीक है, तो आ जाके क्या माना जाएगा? टेस्टिमनी। 100 बंदा उठ के कह देगा कि नहीं ये इसकी माँ है, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि वाकई इसकी माँ है। तो हम ये कहते हैं कि मुसलमानों के पास एक इंसान की टेस्टिमनी है, उस इंसान का नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चलो तुम मान लो कि खुदा का हमारे पास प्रूफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रूफ है कि नहीं है। उनका तो जिस्म मुबारक वहाँ पे मदीना में दफन है, पूरे हिस्टोरियंस मानते हैं वो एक शख्स थे, एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है। तो बिलियंस ऑफ पीपल आर गिविंग टेस्टिमनी कि वो सादिक और अमीन थे, सच्चे थे, उनके अपने दौर के लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं, ठीक है। तो हम टेस्टिमनी भी लेकर आ रहे हैं, हम सिर्फ जो है ये नहीं कि वो एक सोचा छोड़ेंगे खुदा है। और ये कुरान में मज़े की बात अल्लाह ने बात की है, सूरह आल इमरान की आखिरी जो 10 आयत है उनमें से एक आयत ये है कि वो लोग, अल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं उन लोगों की जो उलुल अलबाब हैं, थिंकर्स हैं। अल्लाह कहता है, वो कहते हैं कि हम इस नबी पर ईमान लेकर आए हैं और इसकी बात पे हमने ट्रस्ट किया। तो टेस्टिमनी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 रीजंस काफ़ी हैं एथियस्ट को देने के लिए कि भाई डिडक्टिव रीजनिंग और टेस्टिमनी, हमारे पास ये 2 जो है ना वो तगड़ी चीज़ें। दूसरा उनकी ये दलील हो सकती है कि वो सोसाइटीज़ जो गॉडलेस हैं वहाँ पे तो बहुत पीस है, बहुत सुकून है, वो तो बहुत खुश हैं, तो लिहाजा इसका मतलब विदाउट गॉड एक सोसाइटी या कंट्री वर्क कर सकती है। ये स्टैटिस्टिक्स डिबेटेबल है साइकोलॉजिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स के सामने, पता है आपको। पहली तो बात, ये जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं ये किस तरह आए हैं? किसी सर्वे के थ्रू आए होंगे ना। हैप्पीनेस इंडेक्स डिफाइन करने वाला कोई इंसान है ना, ठीक है। जैसे उसने कहा होगा कि अगर इसके आंसर वो ऐसे देते हैं तो ये कंट्री हैप्पी है। आपको खुद से तो नहीं लोगों ने बताया, आपने सर्वे कराया होगा पूरी कंट्री का कि कितने हैप्पी हैं। उस इंडेक्स में जो क्राइटेरिया है वो ये है, क्या आपके पास गाड़ी है, क्या आपके पास घर है, क्या आपकी अच्छी नौकरी है, ठीक है, क्या आप जो है मेडिकल फैसिलिटीज से खुश हैं, क्या आप अपनी गवर्नमेंट से खुश हैं। अब ये सारे मटेरियल क्राइटेरिया हैं। आप जब इस तरह के सवाल पूछोगे कि क्या आप इनरली खुश हैं, क्या आप जो है एज अ रिलेशन, एज अ फैमिली खुश हैं, क्या आपके जो सोसाइटी में सोशल इश्यूज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप खुश हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो सर्वे लेने वाला कौन है और उस सर्वे के क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। इसलिए ये इटसेल्फ डिबेटेबल बात है कि वो कंट्रीज हैप्पी हैं। वहाँ के रहने वालों से आप पूछें कि वो हैप्पी हैं कि नहीं है, ठीक है। वहाँ के अपने बहुत मसाइल हैं, और इतने मसाइल हैं बल्कि इसके बरअक्स हमारे पास स्टैटिस्टिक्स ऑथेंटिक मौजूद हैं। पूरी रिसर्चेज है सोशियोलॉजी की, वो रिसर्चेज का क्रक्स ये है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी ये रिसर्चेज हैं, सोशियोलॉजी में भी वो रिसर्चेज का क्रक्स ये है कि सबसे कम डिप्रेशन स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में होती है। और ये बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं इसके बरअक्स बेसिकली, ओके। लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में है, वो ये दूसरी वाली रिसर्च नहीं ला रहे कि स्पिरिचुअल सोसाइटी ज़्यादा खुश हैं, या कम अज़ कम ऐसी सोसाइटी जहाँ कुछ ना कुछ खुदा का तस्वुर मौजूद है किसी भी शक्ल सूरत में। उनमें डिप्रेशन भी कम है, मेंटल इलनेस भी कम है, उनमें सुसाइड भी कम है। और इसके बरक्स वो सोसाइटीज़ जहाँ खुदा का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं पाया जाता, उनमें डिप्रेशन बहुत हाई है और उनमें सुसाइड बहुत हाई है,
ठीक है। तो ये इसलिए ये भी एक अधूरी बात है, धोखा है कि जी उन कंट्रीज, वो कंट्रीज तो चल रही खुदा के बगैर, तो हम कहते हैं नहीं चल रही, ठीक है। वी हैव टू लुक फ्रॉम ऑल एंगल्स, होलिस्टिक एंगल्स। खुदा से के बगैर चलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची बन गई, ये कोई पैरामीटर नहीं है खुदा के बगैर कंट्री चलाने का, ठीक है। खुदा के बगैर कंट्री चलाने का पैरामीटर मेनली है कि इंसान खत्म हो रहा है या बन रहा है, क्या वो ह्यूमन फ्रेंडली सोसाइटीज हैं। आपको पता है वेस्ट की कोई भी कंट्री ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो पे पूरी नहीं उतरती। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो क्या डिफाइंड है, 2.1 मिनिमम ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो होता है। कुछ लोगों ने मरना है, कुछ लोगों ने रिप्लेस करना है। हर औरत के मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए एक कंट्री में, अदरवाइज उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। वेस्ट की कोई भी कंट्री 2 पे नहीं है, मैक्सिमम फ्रांस है जो कि 1.7 1.8 पे, स्पेन खत्म है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 1.1 1.2। क्या फायदा ऐसी सोसाइटी का, गॉडलेस सोसाइटी का, जहां इंसान ही खत्म हो रहा है। इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, LGBTQ की वजह से आपकी जनरेशन कंफ्यूज है। आप कह रहे हैं कि वो सोसाइटीज बहुत खुश है, कहाँ खुश है? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना खुशी है, या बेसिक फैसिलिटीज मिल जाना खुशी है, ठीक है, या सैलरी अच्छी हो जाना खुशी है? तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये फॉल्स बात है कि जी वो सोसाइटीज गॉड के बगैर बहुत खुश है। तीसरा वो हो सकता है कहे कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो खुदा के बगैर बहुत खुश हूँ। ये एक रिलेटिव बात है, हमें क्या पता खुश हो कि नहीं हो। वैसे भी आप कोई दलील तो नहीं है ना, आपका एक्सपीरियंस तो कोई दलील नहीं है अगर आप खुश हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अब इसके बरक्स 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि खुदा के बगैर जिंदगी कैसी है। ओके, सबसे पहली बात, ये कितनी स्केरी फीलिंग है। इमेजिन कि इतनी वास्ट यूनिवर्स है, इतनी वास्ट यूनिवर्स है, एंड इट्स सो डार्क, यूनिवर्स इज़ वेरी डार्क, ठीक है, और ब्लैक होल्स हैं और इतना कुछ है, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स। ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि वी आर ऑल अलोन इन दिस ह्यूज रेल्म, ठीक है, थिंक अबाउट इट। और ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि हम सब ने मर जाना है और उसके बगैर हमने मिट्टी बन जाना है और ख़त्म हो जाना, हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। वी विल नेवर बी एबल टू थिंक अगेन, वी विल नेवर बी एबल टू टॉक अगेन। ये कितनी स्केरी फीलिंग है इफ़ यू थिंक अबाउट इट। तो यहीं से आपका दिल कहेगा कि नहीं, दिस इज़ एन अब्सर्ड आइडिया कि खुदा नहीं, दिस इज़ एन अब्सर्ड आइडिया कि दिस इज़ द ओनली लाइफ, या हमारे अलावा कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है। तो हम 4 ऐसे दलाइल रखते हैं सामने जो हर इंसान को सोचने चाहिए कि खुदा की ज़रूरत क्या है। ओके, वंस आपको ज़रूरत कंफर्म दिल में उतर जाएगी, ये मैंने आपको शुरू में देखें कहा कि ये ना छोटे छोटे मसले हैं कि मेरा एंगर मैनेजमेंट है, या मेरे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या मेरी शादी नहीं फलां से हो रही, ठीक है ना, लव स्ट्रक, ये बहुत बहुत छोटे इश्यूज हैं, ये जो बड़े बड़े अकायद हैं इनके सामने, ठीक है। सेल्वेशन इन चीज़ों पे नहीं डिपेंडेंट कि फलाने से मेरी शादी हो जाए, सेल्वेशन डिपेंडेंट है अकायद के ऊपर, ठीक है। तो अकायद अपने पुख्ता होना, खुदा से, अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक होना और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, ये है पर्पस ऑफ लाइफ असल में। ओके, तो हम इसको समझ लें, ये भी टॉपिक्स हम बाद में लाएंगे इंशाल्लाह, जो बाकी के इश्यूज हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट गॉड देयर इज नो अल्टीमेट पर्पस। इस दुनिया का मकसद ही कोई नहीं है खुदा के बगैर, क्योंकि अल्लाह डिफाइन करेगा मैनुअल को। जब एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का CEO ही नहीं है, तो उस फैक्ट्री का पर्पस ही कोई नहीं, वो पर्पसलेस फैक्ट्री है। वहाँ पे हर बंदा जब आंख खोलेगा एज एन एम्प्लॉय, उसको अपना मकसद खुद ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे, और उससे नुकसान होने के बहुत चांसेस है। किसी को पर्पस मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। कुछ लोग लॉस्ट होंगे, ऑल द टाइम लॉस्ट होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगी मैंने करना क्या है। और यही आज इस दुनिया के साथ हो रहा है। बिलियंस ऑफ सोल्स आर लॉस्ट सोल्स, उन्हें समझ ही नहीं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, शुड आई एग्जिस्ट और नॉट। हम में से, मेरा तो ख्याल है 9 आउट ऑफ 10 लोग रात को ये सोचते होंगे कि शुड आई एग्जिस्ट और नॉट, यानी मेरी एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये भी सोचते होंगे इज लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है। तो सोचने की बात है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं, हमें अल्लाह का प्रॉपर तारुफ नहीं है, हमें इस दुनिया का मकसद ही नहीं पता है, ठीक है। ये वजह है हमारी बहुत बड़ी। तो बहरहाल नो अल्टीमेट पर्पस। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग को मैं एक एरोप्लेन में बिठाऊं सबको, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास में बिठा दें, बिजनेस क्लास में, एमिरेट्स की एयरलाइन में या कतर एयरवेज।
और आपको बेहतरीन जो है ना वो खाना दिया जाए, बेहतरीन आपकी जो है ना वो हर ख्वाहिश पूरी की जाए, लेकिन उसके बाद जो है पायलट ऐलान करें कि वेलकम अबोर्ड, ये फ़्लाइट कहीं नहीं जा रही, हमारा कोई पाथ नहीं है, इसका बस यही है कि ये उड़ती रहेगी जब तक इसमें फ्यूल है, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे, तो आप सब का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है, आपकी मोटिवेशन लूज हो जाएगी उस प्लेन में रहने की। तो दिस इज़ एग्जैक्टली अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जब आप इंसानों को ये कह देंगे ना कि कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं है, छुट्टी करो, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने अपने, ये वीक लोगों की निशानी है, वीक मैन क्रिएटेड गॉड, वीक ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड रिलीजन, ठीक है, ताकि वो अपने आप को तसल्ली दे सकें, वो अपने आप को एक होप दे सकें। ऐसी बातें, नाहिलिज्म पूरी एक मूवमेंट है, वेस्ट में चली थी 18th सेंचुरी, जो पोइट्स थे, नाहिलिज्म है इंसान नफरत और दुनिया नफरत फिलॉसफी, और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम अक्सर नाहिलिस्ट के जो है ना वो कोट्स लगा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है बंदा तो नाहिलिस्ट था। वो अभी मैं आपके सामने ज़रा चंद एक कोट्स जो है ना वो रखता हूँ, ये कोट्स पे ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए, चूंकि जब खुदा का वजूद हटा तो फिर नाहिलिज्म है, क्योंकि जब आपको उस प्लेन में ये बता दिया गया कि प्लेन ने तो जाना ही कहीं नहीं और इसने क्रैश होना है, तो आप एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और आप उस प्लेन से नफरत करने लगे इन इटसेल्फ। तो नाहिलिस्ट कोट है फ्रेडरिच नीत्शे, जिसको बहुत ज्यादा हमारा एक लिबरल तबका कोट करता है बार बार। उसका कोट है, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन द